नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है @school.college। ठीक है, आइए हम लोग आज समझते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किए होंगे, बट यहाँ पे आपको एकदम डिफरेंट वे में और डिफरेंट नोट्स और पिक्चर के साथ आपको समझाया जाएगा। एक बार इस चैनल के ऊपर के साथ आप बन जाइए, आपको एकदम दिक्कत नहीं होगी। हम लोग आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020। भाई साहब, NEP 2020 एक्चुअल में है क्या? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की दैनिक स्थिति या कहें आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो लोगों ने क्या किया कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करने लगे, लेकिन शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इस शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो बीच बीच में शिक्षा को देखा कि भाई चूंकि बाहर से भी कम्युनिकेट करना है अपने को, तो शिक्षा थी नहीं वहाँ पे। उस शिक्षा को सुधारने के लिए, अपने शिक्षा लेवल को सही करने के लिए क्या किया गया कि 1986 या समय समय पे 1968, समय समय पे 64, समय समय पे क्या किया गया, शिक्षा नीतियाँ बनाई गई। लेकिन पहले जो कस्तूरी रंजन की पहले जो है कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग या बहुत सारे एक राधाकृष्णन आयोग बने थे, सारी शिक्षाएं पे आयोग बनी है। उन्होंने अपने अपने रिपोर्ट तैयार की और साझा किया। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि अभी NEP 2020 में अभी के ज़माने को देखते हुए, 2022 से ये लागू होगा, ज़माने को देखते हुए ये नई शिक्षा नीति को लिया गया है। इसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। ये हम लोग समझेंगे, मेन इसका स्ट्रक्चर समझना है आपको। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है ताकि आपका नोट्स तैयार हो जाए। 10 नंबर का क्वेश्चन कहीं भी आ जाए या किसी को समझाना भी हो तो हम इसको समझा सकते हैं। आइए समझते हैं। भाई साहब, ये क्या हुआ कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी का स्थान ये ले लेती है। एक्चुअल में इसमें ये क्या कहता है कि आधुनिक, कौशल आधारित, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। सीधा सा मतलब है कि आदमी को स्किल डेवलप करने के लिए इस शिक्षा नीति को लाया गया है। इस शिक्षा नीति में पढ़ाई कैसे होगी आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये है हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। यही जो है इसके चेयरमैन है। किसके? NEP 2020 के चेयरमैन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार ज्ञान संपन्न, समृद्ध और वैश्विक नेतृत्व बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। NEP 2020 के मेन इंपॉर्टेंट चीजें यहां से आती है। NEP 2020 के 5 स्तंभ होते हैं। कितने स्तंभ होते हैं? 5। पहला स्तंभ है एक्सेस। भाई साहब, अगर हमें कहीं लिखने को आ जाए तो हमें ये लिखना पड़ेगा, और इतना याद रखिए NEP 2020 हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। तो याद रखना है NEP 2020 के 5 स्तंभ होते हैं, यानी 5 पिलर्स होते हैं। पहला होता है एक्सेस, दूसरा इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब पहुंच। एक्सेस का मतलब होता है सभी बच्चों तक क्वालिटी वाला शिक्षा पहुंचे, इसी को कहते हैं क्वालिटी। दूसरा इसका क्या है पिलर्स? दूसरा पिलर है कि इक्वालिटी, मतलब सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और लिंग के आधार पर असमानताओं को दूर करना। तीसरा है क्वालिटी, यानी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना। चौथा है सुलभता, यानी शिक्षा को सभी के लिए किफायती और वित्तीय रूप से सुलभ बनाना, मतलब अफोर्डेबिलिटी, मतलब अफोर्ड भी कर सके, कम खर्चा में शिक्षा प्राप्त कर सके। दूसरा है उदारवादी वाला, मतलब उदार दायित्व, मतलब शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता हो और प्रभावशालिता हो। पारदर्शिता भी हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी हो नहीं रहा है। भाई साहब, एग्जाम होता है, कभी वो लड़ रहा, कभी वो लड़ रहा। न्यूज में आप देख ही रहे होगे अभी खान सर और आनंद रोथरान सर का क्या क्या चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअल में NEP 2020 का लक्ष्य क्या है? ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछ सकता है कि लक्ष्य क्या है। तो शिक्षा द्वारा समग्र विकास और आत्मनिर्भर, न्याय संगत और वैभवशाली भारत का निर्माण करना है। एक्चुअल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के प्रमुख उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है।
सभी बच्चों को गुणात्मक यानी क्वालिटी वाला शिक्षा दे। ऐसा नहीं कि बस सरकारी स्कूल में तो अभी देख क्या है कि भाई साहब आता है लंच में, उसके बाद फिर चला जाता है। मतलब सुबह में आएगा, असेंबली हो रहा है, फिर आया लंच में, लगता है कि छुट्टी हो गया, सब बच्चा बाहर, 50 बच्चा में से 2 बच्चा बचता है, टीचर भी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो टीचर में भी कमी है, बच्चे में भी कमी है, और वहाँ के सिस्टम जो मैनेज कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी कमी है। तो इसीलिए एनईपी 2020 लाया गया। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सभी बच्चों को क्वालिटी उपलब्ध कराना। रटने वाली चीज को छोड़, रटने मतलब रोट लर्निंग को स्थान पे समझ आधारित, अब रटने वाला चीज छोड़ दीजिए, समझ विकसित कीजिए, ऐसा। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास करना और रोजगार की तरफ उन्मुख होना, यानी कौशल डेवलपमेंट, कोई स्किल सीख ले उसके बाद अपना रोजगार खोल ले, ऐसा करने के लिए इसको कहा गया है। उसके बाद है डिजिटल एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना, यानी डिजिटली, यानी जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी डिजिटल टेक्निक को शिक्षा को बढ़ावा देना। भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों का संरक्षण, भाई साहब भारतीय भाषाएं, कला, संस्कृति, परंपराओं, उसको बढ़ावा देना। उसके बाद 2030 तक विद्यालयी शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। विद्यालयी शिक्षा, विद्यालय में जो शिक्षा है, सार्वभौमिकरण मतलब सभी के लिए समान शिक्षा कर देना, यही है। एक्चुअल में कोठारी आयोग में भी यही था, कॉमन स्कूल सिस्टम, लेकिन अभी तक वो पूर्णतः लागू नहीं हुआ है, ये वहीं से आया था। पढ़ लेते हैं इसके, ये सारे पढ़ लीजिएगा, आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, कौशल युक्त युवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। मेन तो यही है स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को आप समझ गए, समझिए कि ये आप समझ गए। पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। भाई साहब, इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको, देखिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए, एक्चुअल में ये सबसे पहले अभी तक हम लोग ये एकदम समझना बहुत मस्ट है। हम लोग क्या कर रहे थे, कोठारी आयोग ने 10+2+3 का फॉर्मूला दिया था। 10+2 का मतलब 10 साल 10वां तक करे, फिर +2 मतलब 11 12 कर ले, फिर +3 मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन कर ले। ठीक है, मैं एक एक बात समझा रहा हूँ, दिमाग में आपके अर्थ चला जाएगा। लेकिन जो एनईपी 2020 है ये अलग होलिस्टिक अप्रोच है। जितने भी नीचे स्लाइड्स है सबका बात मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में इसके 4 स्टेज हैं। ये कहता है कि 4 स्टेज में बच्चे को बांटिए। कौन कौन स्टेज? पहला स्टेज का नाम याद रखना है। पहला स्टेज को बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। दूसरे स्टेज को बोलते हैं प्रीपेट्री स्टेज, तीसरे को बोलते हैं मिडिल स्टेज और चौथे को बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। भाई साहब, फाउंडेशन स्टेज में कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब कहा जाता है कि बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं अगले स्लाइड में इस चीज को फिर से कराऊंगा। बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा तब उसको प्ले स्कूल में डाल दीजिए, प्ले स्कूल में डाल दीजिए। और वो प्ले स्कूल यानी कि 3 साल का बच्चा हो गया, अब फिर उसको 3 साल के लिए प्ले स्कूल में डाल दीजिए। पहले तो ये समझते हैं कि ये जो फाउंडेशन स्टेज है इसमें बच्चा 5 साल तक रहता है, ठीक है। प्रीपेरेटरी स्टेज में ये बच्चा 3 साल तक रहेगा, मिडिल स्टेज में बच्चा 3 साल तक रहेगा और सेकेंडरी स्टेज में बच्चा 4 साल तक रहेगा। अब आते हैं ये 5 साल बचवा क्या करेगा स्कूलवा में, तो जैसे ही 3 साल का होगा तो उसको स्कूल में डाल दिया जाएगा और 3 साल तक बच्चे को स्कूले में रखा जाएगा। उसको बोलेंगे प्ले, माने 3 साल तक खेलेगा कूदेगा, देखो घर बनाएगा, बच्चा लोग से दोस्ती करेगा, कोई एग्जाम उजाम नहीं होगा। इसके कारण क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि हम देखे थे कि सरकारी स्कूल या कोई भी स्कूल में बच्चा घसीट करके ले जा रहा है, चलो पढ़े, चलो अब रो रहा है, क्या है, उसको स्कूल से क्या हो गया, लगाव खत्म हो गया कि स्कूल में पढ़ाई होता है। बस इसी चीज से, स्कूल से जुड़ाव करने के लिए इस चीज को किया गया कि भाई साहब 3 साल बच्चा जाएगा ना, वहां पे खेले के उसको आदत हो जाएगा। अरे स्कूलवा में खेलते हैं, लेकिन स्कूलवा में खेलते हैं तो उसमें डिसिप्लिन में खेलेगा, लेकिन सब तो डिसिप्लिन भी सीखेगा और खेल भी सीखेगा और स्कूल से उसको जुड़ाव भी हो जाएगा। तो स्कूल से जुड़ाव करने के लिए ये पहले क्या करेगा,
3 साल तक खेलेगा, कूदेगा, नाचेगा, गाएगा, कुछ नहीं, ठीक, कोई एग्जाम नहीं होगा। फिर अगला, ये 3 साल खत्म हो गया भैया, ये 5 साल में से। फिर अगला 2 साल वो क्या करेगा कि क्लास 1 और 2 में जाएगा, यानी क्लास 1 पढ़ेगा, फिर क्लास 2 पढ़ेगा, खेल खेल में ही, कोई एग्जाम नहीं होगा। यानी कि 5 साल तक उसको कोई एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम फियर खत्म हो गया उसको, ठीक। अब आते हैं भाई साहब, जब ये 3 साल का बच्चा था तो हम इसको इसमें डाल दिए थे, तो 3 साल आ ऊपर आता 6 साल के हो गया, और 6 साल के बाद 2 साल आ ऊपर आता 6 और 2 8 साल के हो गया, यानी 8 साल में बच्चा यहां पहुंच गया। अब देखिए उसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज, कहता है कि 3 साल बच्चा यहाँ रहेगा, तो 3 साल यहाँ रहेगा तो कौन कौन क्लास में जाएगा, 2 क्लास तक तो यहीं पढ़ लिया था, तो तीसरा चौथा पांचवा पढ़ेगा। अब इस तीसरा पांचवा में एग्जाम होगा, क्या क्या पढ़ाई होगा, देखिए तीसरा पांचवा ऐसा बच्चा पढ़ा होगा, क्या एक्टिविटी होगा, स्टडी होगा, लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, मदर लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, नेशनल लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये चीजें होगी। खत्म हो गया 5वां क्लास तक, एज अपना जोड़ लीजिएगा। आगे आते हैं मिडिल स्टेज, फिर 3 साल यहाँ पढ़ेगा। ये 3 साल क्या करेगा, क्लास 6, 7, 8 पढ़ेगा, क्यों, 5वां तक तो यहाँ पढ़िए लिया था, तो क्लास 6, 7, 8 पढ़ेगा। देखिए बच्चा पढ़ रहा है क्लास 6, 7, 8, कोची पढ़ेगा, तो वोकेशनल कोर्स, मतलब कोई एक एक्स्ट्रा कोर्स स्किल डेवलपमेंट वाला, टेक्निकल कोर्स, एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई एक इंडियन लैंग्वेज उसको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। फिर सेकेंडरी स्टेज, यहाँ 4 साल तक बचवा रहेगा। ये 4 साल में क्या करेगा, 9वां 8वां तक तो यहाँ पढ़ लिया था, फिर जाएगा 9, 10, 11, 12 ये पढ़ेगा। उसमें क्या क्या पढ़ेगा भाई, मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस होगा उसके पास। देखो 9, 10, 11, 12 मल्टीपल चॉइस होगा, कैरियर ओरिएंटेटेड होगा, और हायर एजुकेशन मतलब हायर जॉब एजुकेशनल या जॉब रेडी होगा, यानी कि 9, 10, 11, 12। अब देखिए ये क्या चीज है, मल्टीपल सब्जेक्ट, यही चीज सबसे बड़ा चेंज यही आया है, मल्टीपल सब्जेक्ट। एक्चुअल में ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आते हैं स्टेज पर, ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही लाजवाब वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग समझते हैं मल्टीपल स्टेज क्या है। देखिए ध्यान से, होता क्या था बच्चों, सबसे पहले होता क्या था कि अब से पहले क्या करते, जब हम लोग 10th को पास कर लिया करते थे, तो हमारे पास ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था, ध्यान समझिएगा। हमको करना है 12th, तो हमको 11th में ही या तो हमको साइंस बैकग्राउंड चूज कर लेना था, या तो हमको आर्ट्स बैकग्राउंड को चूज कर लेना था, ठीक। 2 ही एग्जांपल लेते हैं। या तो हमको कॉमर्स का बैकग्राउंड को चूज कर लेना था। अभी तक हम लोग यही करते आ रहे हैं। साइंस वाला चाहेगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेगा, ई चाहेगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेगा, यही हो रहा था। आर्ट्स वाला क्या करेगा, भाई साहब हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, सिविक्स ले लिया। कॉमर्स क्या करता था, अकाउंटिंग का कोई सब्जेक्ट ए है, कोई बी है, कोई सी है। तो भैया जो साइंस ले लिया उसको अब यही पढ़ना है, चाहे तो यही पढ़ना है, चाहे तो जो आर्ट्स ले लिया उसको यही पढ़ना है। आर्ट्स वाला इधर में से कुछ नहीं ले सकता, साइंस वाला इधर में से कुछ नहीं ले सकता। ये अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या कर दिया गया है, एनईपी 2020 में भाई साहब कहता है कि आप 9th, 10th, 11th और 12th, जैसे ही 10th पास कर गए तो 11th, 12th में ऐसा होता था। अब क्या कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बच्चा चाहे कुछ हो जाए, बच्चा अपने मन से सब्जेक्ट लेगा। अगर मान ले कोई साइंस में से किसी को फिजिक्स बढ़िया लगता है, तो कोई बच्चा फिजिक्स ले लेगा। उसको लगता है कि भाई साहब हमको हिस्ट्री भी बढ़िया लगता है आर्ट्स में से, तो वो हिस्ट्री ले लेगा अपना सब्जेक्ट। किसी को लगता है कि हमको कॉमर्स वाला ये बढ़िया लग रहा है अकाउंटिंग, तो वो ए सब्जेक्ट भी ले लेगा। किसी को लगता है कि भाई साहब हमको जो है केमिस्ट्री भी पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है यानी पॉलिटी, तो वो पॉलिटी भी ले लेगा।
किसी बोलेगा हमको मैथ भी पढ़ना है तो मैथ भी ले लेगा। तो अब क्या हुआ कि अब जो है ई सब सिस्टम खत्म। अब ई सब में से 4 गो कोई अपना बच्चा अपने मन से ले सकता है। हो सकता है कि मेरा मैथ अच्छा लगता है, हमको हिस्ट्री भी बढ़िया लगता है, लेकिन मैथ जब मेरा बैकग्राउंड हो गया तो हम हिस्ट्री नहीं ले सकते थे। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अगर मैथ किसी को बढ़िया लग रहा है तो वो हिस्ट्री भी अच्छा लगेगा। हो सकता है कि वो हिस्ट्री और अच्छा पढ़ा सके, और अच्छा पढ़ सके, हिस्ट्री में और अच्छा कर सके। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब यही होता है। अब क्या है, बफर सिस्टम टाइप का हो गया। ऐसे प्लेट में उठाइए, अब भैया हमको क्या बढ़िया लग रहा है, फिजिक्स, तो अपना फिजिक्स सब्जेक्ट चूज कर लिए। केमिस्ट्री हमारा अच्छा नहीं लगता है, बड़ी फार्मूला है भाई। अब मैथो गड़बड़ाता है, बड़ी फार्मूला है भाई, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं, अरे ई क्या है, ई क्या है, ये तो फिजिक्स। अरे बायोलॉजी हमारा बड़ी बढ़िया लगता है, तो अपना प्लेट में बायोलॉजी ले लिया हूँ। क्या किया, एक तो फिजिक्स ले लिया, एक तो क्या ले लिया, बायोलॉजी ले लिया। ऊपर से कहा कि अरे हिस्ट्री हमारा बड़ी बढ़िया लगता है भाई, तो हम हिस्ट्री भी ले लिए। देखो अपने सब्जेक्ट में हम फिजिक्सो ले लिए, बायोलॉजियो ले लिए, हिस्ट्रियो ले लिए। लगता है कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है तो हम यही उठा के ले लिए। तो हम अपना कॉम्बिनेशन अपने मन से कोनो चूज कर लिए, हमको जो बढ़िया लगता है हम वही चूज किए। अब ये सिस्टम आ गया है NEP 2020 में। बात समझ में आई, ये सिस्टम है। तो मैं यही बोल रहा था कि अब जो है सिस्टम चेंज हो गया, तभी तो स्किल डेवलपमेंट होगा ना। बच्चे से बोल दिया रे तुमको साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ो, 3 इडियट्स मूवी देखे होगे, तुमको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनो। जबकि वो क्या नाम है, एक तो हीरो कहता है कि नहीं मैं फोटोग्राफर बनूंगा, तो फोटोग्राफर का कोई कोर्स ले लेता। तो ऐसा नहीं था उस समय। ठीक है, आते हैं यहाँ ये समझ गए, इसी को कहते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस। क्लियर है, इसका उद्देश्य क्या है भाई साहब, उद्देश्य यही है। ठीक, अब समझते हैं कि भैया ई का लिखा हुआ है। ठीक है, ई का लिखा हुआ है। आइए अब आते हैं मेन स्ट्रीम के ऊपर। मेन फंडा तो यही स्टार्ट होता है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। भाई साहब कहता है कि अब होता था, अब इसके पहले क्या होता था कि मान लो कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। अभी स्थिति ये है 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, और 1 साल हम पढ़े और उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं है और हम पढ़ाई छोड़ दिए। तो अगला साल जब हम जाएंगे एडमिशन लेने तो मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा। यही हो रहा था, यानी 1 साल जो हम पढ़े वो बर्बाद हो गया। मान लो कोई बच्चा 2 साल पढ़ा और 2 साल के बाद वो पढ़ाई छोड़ दिया, उसके पास पैसा नहीं रहा, तो कहानी खत्म। वो 2 साल जो पढ़ा बेचारा और कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन NEP 2020 में अब क्या कर दिया गया है कि भैया 4 साल का कोर्स कर दिया गया, उसमें 1 साल अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है और किसी कारण बस अगर वो छोड़ देता है वो पढ़ाई, तो उसको एक डिग्री मिलेगा। और उस सर्टिफिकेट का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ग्रेजुएट। उसको बोलेंगे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, क्योंकि वो 1 साल पढ़ा और पढ़ने के बाद उस पढ़ाई को छोड़ दिया, और फिर 5 साल बाद फिर उसको पढ़ाई करने का मन किया कि अरे भैया हम तो 1 साल पढ़िए लिए थे, 5 साल बाद फिर मेरे पास पैसा आ गया है, अब हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या होता था, अगर 5 साल बाद पढ़िएगा तो फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि 1 साल अगर आप पढ़ लिए हैं, अब 5 साल बाद फिर से आ रहे हैं, 1 साल पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद 5 साल बाद फिर से आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि फिर जब आप एडमिशन लीजिएगा तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, क्योंकि 1 साल तो आप पढ़िए लिए थे, अब आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। ये है इसमें। ठीक है, इसका मतलब है कि जहां से पढ़ाई छोड़े वहां तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जहिया मन करे वही आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, जहिया मन करे वही आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, और फिर से उसके अगले वाला सेशन में आप एडमिशन ले लीजिए। ऐसा बात समझे, ई हो गया है इसमें। ठीक, अब मान लेते हैं कोई बच्चा 1 साल पढ़ा, तो उसको क्या मिल गया, उसको बोला जाएगा फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, ठीक, कि 1 साल पढ़ रखा है, माने ग्रेजुएट है। अगर कोई बच्चा 2 साल पढ़ता है तो सेकेंड ईयर डिप्लोमा, उसको बोलेंगे डिप्लोमा वो कर दिया, यानी 2 साल जो पढ़ेगा उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कहेंगे। 3 साल जो बच्चा कंप्लीट कर लिया उसको बोलेंगे आप डिग्री कर लिए हैं, आप डिग्री कर लिए हैं, यानी कि आपने डिग्री सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। कोई अगर 4 साल कर लिया तो उसको बोलेंगे आप 4 साल का रिसर्च कर लिए हैं। आप क्या कर लिए हैं, 4 साल का रिसर्च कर लिए हैं। क्लियर है, ऐसा। मान लो कोई 3 साल पढ़ करके छोड़ दिया और 10 साल बाद कदम पढ़ेंगे, तो पढ़ो, तुम्हारा फिर चौथा ईयर में क्या होगा, एडमिशन होगा, सीधी सी बात है। तो ये 2 डिफरेंस खत्म हो गया। अब सुनिए, उसी को बोला गया है यहाँ पर की पॉइंट्स,
मल्टीपल एंट्री, जहां से छोड़े वहीं छोड़िए। फ्लेक्सिबल एजुकेशन, आप 1 साल पढ़िए, 2 साल पढ़िए, 3 साल पढ़िए, सबका डिग्री मिलेगा आपको। स्किल बेस्ड लर्निंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब जो सब्जेक्ट चाहिए उस सब्जेक्ट आप उठा करके ले लीजिए, आप पढ़ते रहिए आगे, ठीक। अब बात रहा कि भाई साहब ऐसा तो हम समझ गए, ये तो हम समझ गए, तो अब बताइए कि ये तो हम समझ गए, अब गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगा, किसका लगेगा? तो देखिए गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगा? गवर्नमेंट जॉब में अभी नोटिफिकेशन निकलता है कि जिसको जिसको भी सीटेट करना है या एस्टेट करना है उसको बीएड पास होना होगा, ग्रेजुएशन पास होना होगा, ऐसा। अब वहां पे मान लो किसी को रेलवे में नौकरी लगा, रेलवे में लगा, तो भाई 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे, उसी को फॉर्म भरने के लिए अप्लाई हो। नहीं, वहां क्या होगा कि भाई साहब जो भी बंदे 1 ईयर का किए हुए हैं उसके लिए 25 पोस्ट ई वाला है। जो भी बंदे 2 ईयर का 2 साल तक पढ़े हुए, मतलब जो बंदे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है उनके लिए ये वाला वैकेंसी है। जिसके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है उसके पास ये वाला वैकेंसी है। जिसके पास डिग्री का सर्टिफिकेट है उसके लिए ये वाला वैकेंसी है, और जिसके पास 4 साल का है उसके लिए ये वैकेंसी है। तो सब ईयर के लिए अलग अलग वैकेंसी सरकार निकालेगी, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि हम किसी से भी कहीं भी कुछ कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, कोई बच्चा पीजी करना चाहे तो समय उतने लगेगा। कैसे लगेगा समय उतने, उसको समझते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कोई बच्चा अभी क्या होता है, 3 साल का कोई ग्रेजुएशन कर रखा है और उसको बीएड करना है, तो बीएड उसके लिए कितना साल का होगा? बीएड जो है उसके लिए 2 साल का होगा, यानी 3 साल यहां लगाया और 2 साल यहां लगाया, टोटल 5 साल लगाया कि नहीं लगाया। लेकिन अगर कोई बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसको बीएड 21 साल करना होगा। उसको बीएड 1 साल में ही बीएड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4 1 5 साल यहां भी लगा, तो भाई साहब 5 साल तो यहां भी लग रहा है, 5 साल यहां भी लग रहा है, समय सेम लग रहा है। लेकिन कोई अगर 4 साल का ग्रेजुएशन कर लिया है, रिसर्च वाला डिग्री प्राप्त कर लिया है, तो अगर वो बीएड करना चाहेगा तो 21 साल में वो बीएड हो जाएगा उसका। लेकिन कोई अगर डिग्री कर रखा है तो उसको 2 साल लगेगा ही लगेगा बीएड करने में। यही है, ऐसा नहीं है कि 1 साल का बीएड अब है तो 1 साल सब के लिए हो गया। नहीं नहीं नहीं, जो 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए 2 साल का ही बीएड होगा, और जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए 1 साल का बीएड होगा, ठीक। ऐसा इस तरह का डेवलपमेंट किया गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे जो है की पॉइंट्स मैं बस दिखा देता हूं, आप इसको याद कर लीजिए। विद्यालय शिक्षा में प्रमुख सुधार क्या है? सुधार क्या है भाई? मातृभाषा में शिक्षा, कक्षा 5 से लेकर 8 तक मातृभाषा में पढ़ाने के लिए बोला गया है। ये उदाहरण है, झारखंड में संथाली आदि को प्रारंभिकता दिया जाता है। आगे फिर कहता है कि विषय चयन की स्वतंत्रता है। अभी हमने कहा कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की कठोरता, सीमाएं खत्म। इसमें से जो मन सो आप चूज कर लीजिए, ठीक है। कोई चाहेगा फिजिक्स पढ़े, कोई चाहेगा हिस्ट्री पढ़े, कोई चाहेगा म्यूजिक ले ले, ये तीनों ले करके अपना आगे बढ़ के ग्रेजुएशन कर लेगा, ठीक। ऐसा हो गया। उसके बाद क्या क्या है? ये प्रमुख सुधार क्या है? सुधार यही सब है। वोकेशनल कोर्स, मतलब कक्षा 6 से ही उसको क्या किया जाएगा? वोकेशनल इंटर्नशिप किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट, मतलब कि बढ़ाई, कढ़ाई, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लास 6 से उसको बताया चला जाएगा कि भैया बढ़ाई गिरी ऐसा होता है, कृषि ऐसा, ये ऐसा, ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। दूसरा, कोडिंग, कक्षा 6 से ही कोडिंग की शुरुआत हो जाएगी। कक्षा 6 से ही कोडिंग की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि बोर्ड परीक्षा क्या है? कोडिंग मतलब कंप्यूटर वगैरह। बोर्ड परीक्षा में सुधार, देखो बोर्ड परीक्षाएं कम तनावपूर्ण होगी, ज्ञान के बजाय समझ और कौशल पर निर्धारित होगी, और इम्प्रूवमेंट एग्जाम पर का अवसर मिलेगा। मतलब इम्प्रूवमेंट मतलब जो फेल हो गया उसको फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ये सुधार थी। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधार, देखिए उच्च शिक्षा मैंने क्या बताया था आपको, वही चीज मैंने यहाँ पे अच्छे से डायग्राम के रूप में लिख दिया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। क्या बताया? 1 वर्ष का जो करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष का करेगा डिप्लोमा, 3 वर्ष का करेगा डिग्री, 4 वर्ष का करेगा रिसर्च। कोई कहीं से छोड़ सकता है, यही सब चीजें इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि मल्टीप्लिसिटी, बहु विषय शिक्षा, बहुत सारे विषय हम ले सकते हैं, कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट कर सकता है, ये बता दिया मैंने। एबीसी क्या होता है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको अपार आईडी बोला जाता है, उसी को बोलते हैं
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID। भैया इसमें सारा का सारा क्रेडिट आपका बना रहेगा कि आपने 1 साल का डिग्री किया, 2 साल का किया, 3 साल का किया, ऐसा करके इसमें रिकॉर्ड रहेगा। ये क्या है ABC है क्या एक्चुअल में बता देते हैं। ABC या इसको बोलते हैं अपार ID, जो अभी B.Ed वालों में फॉर्म भरने के लिए मांगा जा रहा है। जिस तरह से बैंक अकाउंट में आपका सारा चीज लिंक रहता है, इतना पैसा आया इतना पैसा गया, उसी तरह से ये अपार ID है। ये अपार ID का मतलब है कि भाई साहब कि ये जो अपार ID है इसमें आपने कितना कितना क्लास तक क्या क्या चीजें पढ़ा वो इसके अंदर मौजूद रहेगा और ये सरकार को पता रहेगा, ठीक है, ताकि सरकारी नौकरी हो, अपार ID डाले, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर आ जाए। ऐसा ये क्या है GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। भाई साहब इनरोलमेंट रेशियो इसका लक्ष्य क्या है, कहां तक है, लक्ष्य है इसका 50% तक, अभी कितना है 28% है, ठीक है। ये क्या है टीचर एजुकेशन, यानी कि 2030 तक शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed को प्रमुख योग्यता बनाया जाएगा। और ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस ये खत्म। ये हमारा चैनल, इसको आप क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी जो चीज हमने पढ़ा इस चीज में से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम अभी करवा देते हैं एकदम इसके नीचे, उसको देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा पढ़ा हुआ क्या होगा सार्थक हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए अभी जो हमने पढ़ा था NEP 2020 उसके ऊपर 10-15 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, वहां से मैंने उठाया है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा क्या दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी कि पूछ रहा है हमसे NEP 2020। भाई साहब NEP 2020 हमसे पूछा जा रहा है, कब लागू हुआ, एकदम याद कर लेंगे, 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 समिति के अध्यक्ष कौन थे। भाई साहब कौन थे अध्यक्ष, याद करिए, APJ अब्दुल कलाम थे, कस्तूरी रंजन थे, कौन थे। तो कभी भी NEP 2020 के अध्यक्ष पूछा जाए तो हमेशा याद रख लेना है कि कस्तूरी रंजन थे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है NEP 2020 कितने स्तंभ पे आधारित है। अभी हमने देखा कितने स्तंभ थे, 5 स्तंभ थे। अभी हमने देखा कितने स्तंभ थे, तो 5 स्तंभ थे, ठीक है। कितने स्तंभ थे, तो भाई साहब 5 स्तंभ थे। तो याद कर लेंगे, और 5 स्तंभ याद है ना, इक्वलिटी इक्वेशन ये वाला, ये 5 स्तंभ थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा संदर्भ में नहीं है। भाई साहब अभी जो हमने 5 स्तंभ पढ़ा था उसमें कौन नहीं है, तो याद रखना होगा एक्सेस। जस्ट इसके पहले भी हमने पढ़ा है, एक्सेस था क्या, हाँ है, इक्वलिटी है क्या, हाँ है, अकाउंटेबिलिटी है क्या, हाँ है, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कौन नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नई शिक्षा नीति संरचना क्या है। अभी हमको पता है भाई साहब नई शिक्षा नीति संरचना पूछ रहा है, तो जस्ट इसके पहले जो कोठारी आयोग 10+2+3 ये अभी चल रहा है, लेकिन अभी क्या चल, अभी इसमें क्या है 5+3+4, यही ना चल रहा है, हाँ यही चल रहा है। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन छठा क्वेश्चन, ये क्या है, फाउंडेशन स्टेज। भाई साहब फाउंडेशन स्टेज कितने से कितने साल तक का होता है। तो हमने क्या बताया था, फाउंडेशन स्टेज। देखिए 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा, यानी कि 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसको हम डाल देंगे स्कूल में, स्कूल में जानेंगे तो 3 साल पढ़ेगा और प्लस 2 साल और पढ़ेगा। यहाँ पे खेल कूद करता है, यहाँ पे क्लास 1 और 2, तो ये क्या हुआ, ये 5 साल तो यहाँ पढ़ ही लिया, और जबकि 3 साल में था तो स्कूल में डाले थे, स्कूल में बिताया 5 साल फाउंडेशन स्टेज में, और 3 साल का पहले से था, तो कितना साल हो गया, 8 साल, यानी कि 8 साल होगा। लेकिन कहता है कि आयु वर्ग क्या है, तो भैया 3 साल में उसको हम डालें, 3 साल का हुआ तो उसको हम स्कूल में डाल दिए, 8 साल के बाद वो फाउंडेशन स्टेज से बाहर निकल गया है ना, तो 3 साल में था डाले, 8 साल में बाहर निकल गया, तो 3 से 8 में क्या रहेगा, फाउंडेशन में रहेगा। अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से देखिए, ऑब्जेक्टिव करने से कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 तक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? भाई साहब बताइए, कक्षा 5 तक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? ठीक है, तो कक्षा 5 तक कहाँ होना चाहिए भाई साहब? मातृभाषा में होना चाहिए। ये एनईपी 2020 कहता है कि मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, आगे, और ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है जो अभी हमने आपको वीडियो पढ़ाया है। आगे देखिए, व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से होना चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा मतलब वही बढ़ाई कढ़ाई सढ़ाई वाला, कहाँ बोला था मैंने, बढ़ाई कढ़ाई सढ़ाई वाला क्लास 6 से होना चाहिए, जो जस्ट इसके पहले बोला था, है ना, क्लास 6 से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कोडिंग किस कक्षा से होना चाहिए? भाई साहब कोडिंग डिकोडिंग हम किस कक्षा से स्टार्ट कर सकते हैं? कोडिंग डिकोडिंग 6 क्लास से ही स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, कोडिंग डिकोडिंग अभी पढ़ा था हमने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। देखिए परख किससे संबंधित है? देखिए परख जो है वहां पे लिखा हुआ था, परख जो है वहां पर लिखा हुआ था, किससे संबंधित है ये परख जो है मूल्यांकन केंद्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल्यांकन। देखिए यहां था ना परख, बोर्ड परीक्षा में सुधार। परख का मतलब होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यही परख है भाई साहब। क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, सीखने की गुणवत्ता का आकलन, यही परख है। ठीक है, और यही चीज मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कहाँ था हम लोगों का, देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का था या, ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे? 10 नंबर पे थे, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यही है 10 नंबर क्वेश्चन, परख, है ना। तो परख क्या हो जाएगा? यहां से परख हो जाएगा आपका मूल्यांकन केंद्र के ऊपर, मूल्यांकन केंद्र के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। भाई साहब 11 क्या है? एबीसी का उद्देश्य क्या है? भाई साहब क्रेडिट सुरक्षित रखना, यही ना है एबीसी का उद्देश्य। एबीसी का उद्देश्य क्या है? क्रेडिट को सुरक्षित रखना, यही होगा एबीसी का उद्देश्य। ठीक है, एबीसी का उद्देश्य क्या है? अभी हमने वहां पढ़ा था, क्या? क्रेडिट को सुरक्षित रखना। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 2 वर्ष पूरा करने पर क्या मिलेगा? भाई साहब 2 वर्ष पूरा करने पे क्या मिलेगा? अभी हमने आपको बताया था, 1 वर्ष पूरा करिएगा तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष पूरा करिएगा डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 वर्ष पूरा कीजिएगा डिग्री मिल जाएगा, और 4 वर्ष पूरा कीजिएगा तो आपको रिसर्च डिग्री मिल जाएगा। हमसे पूछ रहा है 2 वर्ष, 2 मतलब डिप्लोमा हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13। 4 वर्ष पूरा करने पे क्या मिलेगा? अभी हमने बताया 4 वर्ष पूरा करने पे क्या मिलेगा? रिसर्च डिग्री मिलेगा, है ना। 4 वर्ष पूरा करने पे रिसर्च डिग्री मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2030 तक शिक्षक योग्यता क्या होनी चाहिए? भाई साहब 2030 तक शिक्षक योग्यता, 2030 तक शिक्षक योग्यता, अभी जस्ट मैंने बताया 2030 तक 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए, 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए 2030 तक। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 वर्षीय बीएड, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट है ये। अच्छा ये आंसर, ठीक है, आंसर देख लीजिए क्या है, ये आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन, जीईआर का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है भाई साहब? आपको याद होगा कि जीईआर है ना, ग्रॉस एजुकेशनल, कहता है कि अभी जो है 28% था, अभी हमने पढ़ा था, लेकिन इसका लक्ष्य है कि 50% इसको ले जाना है ना। तो 50% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि एनईपी 2020 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसका ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया, बस एक बार इसको देख लीजिएगा। वीडियो पॉज को जो चीजें इसके अंदर है, जो चीजें इसके अंदर है, इसका मतलब है कि जो मैंने वीडियो में बताया है, जो मैंने दिखाया है, उसको वीडियो पॉज करके 1 बार नहीं 2 बार 3 बार रिवाइड करके उसको देख लीजिएगा, तो आपको कंफर्म इससे क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा।
यही आपका पीडीएफ है। इस पीडीएफ को आप एकदम कंफर्म इसको याद कर लीजिए। इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन और इससे अच्छा चित्र के साथ दिखाया हुआ कहीं नहीं मिलेगा। अपने दोस्तों यारों को भी बोलिए, समझना है तो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।